हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्कूल 24 में। मैं हूं कृष्णा प्रकाश अवस्थी और आज हम क्लास 10 साइंस के लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम हर एक सवाल को लॉजिक के साथ, ट्रिक्स के साथ और कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कितना भी प्रेशर बना रहे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए और क्वेश्चन एकदम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए सबसे जरूरी है हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए और सबसे ज्यादा पीक पॉइंट क्या है, हमको बच्चे पता होना चाहिए उस न्यूमेरिकल में यूज होने वाला साइन कन्वेंशन कि किस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इमेज पॉजिटिव कब बनती है, नेगेटिव में कब होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कब पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव लेना होता है। ये सारे कंसेप्ट आज की क्लास में हम समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और शुरू हो जाइए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक आपको रिवीजन करा देता हूं कि भैया ये जो आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं लाइट चैप्टर में, ये बेस्ड होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे क्योंकि आपको स्क्रॉल भी तो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, जब भी हम किसी प्लेन और पॉलिश सरफेस पर कोई भी लाइट की बीम पास करते हैं तो बेटा वो उसी तरीके से आपके ऊपर वापस फेंक देगा। मतलब सोर्स से कोई लाइट आई, यहां प्लेन सरफेस था, टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। इसका मेन कारण है उस सरफेस का पॉलिश हो जाना, क्योंकि लाइट को वापस जाने का मीडियम नहीं मिला और लाइट के जो पार्टिकल थे वो सोर्स यानी सरफेस के पॉलिश सरफेस के साथ टकराए और बाउंस बैक कर गए। अब जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस का पॉलिश होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन तो नॉन पॉलिश सरफेस पर भी हो सकता है, जैसे कि आपकी घर की दीवारें, लकड़ी, इन सब पर भी रिफ्लेक्शन होता है। बट वो रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो एक बल्ज बना देता है, यानी कि वो एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देता है। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला चीज कि जब कोई चीज, मान लीजिए आपके पास सरफेस है और ये सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया, हम इस चैप्टर में ये जो डैशेस क्रिएट करते हैं किसी लाइन के नीचे, दिस रिप्रेजेंट की सरफेस जो है बच्चे वो आपकी पॉलिश है। दैट मीन्स यहां से रिफ्लेक्शन जो होगा परफेक्ट होगा। अब मान लेते हैं यहां पर कोई सोर्स है, ये क्या हो गया, कोई लाइट का एक सोर्स हो गया। तो इस सोर्स से एक बीम ऑफ लाइट आती है। तो जो बच्चे, जो बीम ऑफ लाइट सोर्स से आ रही है उस सरफेस से टकराने के लिए, दैट शुड बी कॉल्ड इंसिडेंस रे। क्या कहलाती है बेटा? इंसिडेंस रे। क्या कहलाती है बच्चे? इंसिडेंस रे। क्लियर होगी बात? ये लाइट सोर्स से आ रही है, सो इसको हम कहेंगे इंसिडेंस रे। अब इस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन, जैसे वो इमेजिनरी आपके लिए, तो एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर ली इस कंसेप्ट को समझने के लिए। इस लाइन ये एक्चुअल में दिखती नहीं है, जस्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन को इमेजिन कर लेते हैं और बच्चे उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मल। क्लियर होगी बात? ये हमारी लाइट रे हो गई नॉर्मल। अब क्योंकि ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंस हो रही है और इस सरफेस के साथ टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा? टकराए, टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा? बाउंस बैक कर जाएगी। और जो लाइट टकरा कर जा रही है, एक लाइट आ रही है फिर टकरा रही है फिर जा रही है, तो बच्चे जो लाइट टकरा कर जा रही है इस लाइट को हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब रूल क्या कहता है? ये तो हो गया रिफ्लेक्शन एक रेगुलर वे में, लेकिन रूल क्या कहता है? जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बच्चे कहते हैं कि पहली चीज जो इंसिडेंस रे है, मतलब जो लाइट रे सोर्स से आ रही है, दूसरी चीज जो इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और तीसरी चीज जो लाइट टकरा कर जा रही है, ये तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में होंगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये लाइट आई, ये सरफेस पॉलिश है और टकरा के इधर से निकल जाए, ऐसा कोई बाईपास नहीं है इसके पास। लाइट जहां टकराएगी वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। तो पहला रूल समझ में आ गया बेटा? बोल भाई, समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरे लॉ पर। तो पहला लॉ क्या कहता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंस रे, normal ray and a reflected ray and a reflected
ray all lies on a same plane, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब कि एक ही प्लेन में होंगे, इनके लिए कोई अलग नहीं है कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर ना, एक ही पॉइंट ऑफ, कहने का मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी है, यानी कि जो ट्राई पॉइंट है, वो एक कॉमन पॉइंट होगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये हो गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर होती है। उसे आप बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात? अब आते हैं दूसरे लॉ पर। दूसरा लॉ क्या कहता है भाई? दूसरा लॉ देखो, लाइट एक साइंटिफिक चीज है। लाइट यानी फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। आपकी तरह थोड़ी कि आप ज्यादा एफर्ट डालते जा रहे हो, उधर से कोई एफर्ट ही नहीं आ रहा है, तो भाई वो तो बेकार ही है मामला। फिर वो नहीं, लाइट एकदम जेन्युइन है। वो कहते हैं भैया मैं जितना डालूंगा, जितने एंगल पर लाइट डालूंगा उतने ही एंगल पर बाउंस बैक हो जाएगी लाइट। तो दूसरा लॉ कहता है देखो, यहां पर ये जो इंसिडेंस रे है और ये जो नॉर्मल रे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय एंगल आई। समझ में आई इतनी बात? अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बेटा एक एंगल बना रही है, और इस एंगल को आप बोलते हो बच्चे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि ये तो फिजिक्स है और फिजिक्स के लॉ फॉलो होते हैं, आपकी जिंदगी की तरह थोड़ी कि झंडे फिर भी घमंड है। तो यहाँ पर क्या लॉ है? लॉ ये है कि जितना इफेक्ट, मतलब जितने एंगल से ये लाइट गिरेगी सरफेस पर, उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हमें समझने होंगे मिरर कितने टाइप के हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लेना बेटा। अब समझते हैं कि हम जो रिफ्लेक्शन करते हैं वो हम 3 मिरर पर करते हैं। सबसे पहला हम मिरर के बारे में समझ लेते हैं। जो 10th क्लास के सिलेबस में जो मिरर यूज हो रहे हैं, वो मिरर बेटा टोटल 3 टाइप के हैं। पहला प्लेन मिरर, पहला हो गया बेटा प्लेन मिरर। दूसरा हो गया कॉनकेव मिरर। क्या हो गया बच्चे? कॉनकेव मिरर। और थर्ड मिरर जो होता है वो है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर हमने 3 मिरर देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और बच्चे आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। अब एक बात याद रखेंगे, इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स को 2 अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप होते हो ना, एक आपका ऑफिशियल नेम होता है, एक आपका घर पर नाम यूज किया जाता है, या आप फोन की डायरी में जो नाम सेव करते हो, एक तो असली नाम होता है, एक समथिंग आप सेव करके रखते हो कि अरे जी ये तो इसका फोन आ रहा है, छोड़ो खैर, समझदार के साथ काफी। अब ये जो कॉनकेव होता है, ये क्या करता है? लाइट को इकट्ठा कर देता है। यानी ये क्या करता है? कहीं से भी लाइट आ रही है जी, आओ जी समेट लो। इकट्ठा करने पे विश्वास रखता है, तोड़ने पे विश्वास रखता है, जोड़ने पर विश्वास रखता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है बेटा कन्वर्जिंग मिरर। क्या है बच्चे? कन्वर्जिंग मिरर। और जो ये वाला है ना, ये थोड़ा नालायक है, ये तोड़ने पे विश्वास रखता है। जैसे मैथ्स वाले टीचर तोड़ते हैं ना आपको बढ़िया तरीके से, तो उनको कॉन्वेक्स मिरर बोलना, आप वो समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये तोड़ने पर काम करता है। तो इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये फैला देता है लाइट को। डाइवर्जिंग मिरर। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन एक प्लेन मिरर के द्वारा समझ लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके के कंसेप्ट्स का यूज किया जाता है और कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चे प्लेन मिरर। क्या डालेंगे? प्लेन मिरर। यहां पर हमने लिख किया है प्लेन मिरर। अच्छा बेटा, प्लेन मिरर की खासियत क्या है? प्लेन मिरर की खासियत ये है कि जैसे आप सुबह सुबह तैयार हुए, अब आपको जाना है स्कूल। अरे आजकल के बच्चों क्या, हमारे टाइम पे क्या था, हमें तो घर वाले लगाने आगे नहीं देते यार। हमारे टाइम पे क्या था कि आओ बस टेबल लगाया चलिए। लेकिन आजकल के बच्चे पहले ये लगाएंगे, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। एक मेरी एक स्टूडेंट है, वो शाम को जब क्लास में आती है तो एकदम पूरी लिपापोती करके आती है। तो मैं उसे अक्सर इसी एग्जाम्पल से समझाया था कि भाई जिस चेहरे को आप निहार रहे हो ना शीशे में, वो एक्चुअल में रियल में है ही नहीं।
जिस चेहरे पर आपने बढ़िया बढ़िया ये लिपस्टिक ये वो फलानी सब सेट कर लिया ना, वो चेहरा जिस शीशे में आप देख रहे हो, वो शीशा जो चीज आपको दिखाना चाह रहा है, वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज वर्चुअल। तो अब ये समझते हैं, ये जो प्लेन मिरर होता है ना, ये रियल इमेज नहीं बनाता। अच्छा, रियल इमेज क्या होती है बेटा? रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे आप पर्दे पर उतार सको, मतलब किसी स्क्रीन पर रिप्लेस कर सको। लेकिन प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं उतारी जा सकती। इसलिए इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होती है, वो हमेशा इमेज कैसी होती है बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, फॉर्म्ड बाय दिस mirror is always virtual, always virtual। और वर्चुअल इमेज की खासियत क्या होती है? ये उल्टी नहीं बनती, ये सीधी इमेज बनती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से रखा है, तो इसी तरीके से इमेज में मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास ये दो मार्कर है, सेम आइडेंटिकल है। अब मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ बीच में एक मिरर है, और सपोज दैट इधर ये इमेज बन रही है। तो जब मैं इस मिरर के सामने इसको ले जाऊंगा, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इस तरीके की बनेगी। कहने का मतलब दोनों का हेड टू हेड और बेस टू बेस सेम होगा। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर यही इमेज इस तरीके से हो जाए, तो ऐसी इमेज को बेटा आप बोलोगे इन्वर्टेड इमेज। कहने का मतलब जो टॉप है वो बॉटम में चला गया, बॉटम कहां आ गया? टॉप पर आ गया। दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज, और इस टाइप की इमेज इरेक्ट। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है बेटा? इरेक्ट होती है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। बट ये हमेशा लेटरल इन्वर्जन को फॉलो करता है। लेटरल इन्वर्जन, इमेज कैसी होगी? लेटरल इन्वर्टेड होगी। कहने का मतलब मेरा जो राइट हैंड है, वो इमेज वाले के, अगर मैं उस ऑथेंटिकेशन से देखूं, तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड होगा। मेरे ऑब्जेक्ट की राइट साइड, इमेज की लेफ्ट साइड, इमेज की राइट साइड, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होगी। क्लियर होगी बात? तो ये दो खासियत है। अब बात करते हैं फॉर्मूला बेस पर। सबसे पहला, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा, वो सेम डिस्टेंस पर होगी जितने डिस्टेंस पर कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको नोट डाउन करवाऊं आपको, तो देखिए ये हो गया हमारे पास प्लेन सरफेस, और इसको मैंने पॉलिश कर दिया, तो अब ये बन गया बेटा प्लेन पॉलिश्ड मिरर। क्लियर होगी बात? मानते हैं यहां पर ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये बेस हो गया, ये हमने बना दिया बेटा बेस। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब नाउ यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जब उधर बनेगा तो यहां पर एक इमेज बनेगी जो कि सेम साइज की होगी। कितने साइज की होगी बेटा? सेम साइज की, क्योंकि लेटरल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट या मैग्नीफाइड नहीं है, सेम साइज की होगी। पहला, अगर इसकी हाइट h है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं HO, तो इमेज के आइटम में मान लिया हाइट ऑफ इमेज HI। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये सेम साइज की होती है, मतलब HO बराबर किसके होगा बेटा? HI के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। और दूसरी चीज, जितने डिस्टेंस मिरर से आपका ऑब्जेक्ट दूर है, इसे आप बोल देते हैं यू से। वी रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस बाय यू। तो हमने इस डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया बेटा? यू से है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, हम इसको बोल देते हैं वी, इमेज डिस्टेंस, भी बोल दिया। तो रूल ये कहता है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज हमेशा बनेगी, वो बच्चे सेम साइज की होगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जितने डिस्टेंस पर मिरर से क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ। मान लीजिए यहाँ मिरर है, 10 मीटर की दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज 10 मीटर अंदर बनेगी। क्लियर होगी बात? यानी कि यू ऑलवेज इक्वल टू वी। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। देखो, कॉनकेव मिरर में दो टाइप की इमेज बनती है, रियल भी बनती है, और एक केस ऐसा आता है जब हम मिरर के बिल्कुल पास, यानी फोकस से आगे और उसके पोल, यानी कि जो उसका सेंटर है उससे पहले डालोगे, तो इमेज आपकी वर्चुअल बन जाएगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पावर हो या इन्फिनाइट और पोल के बीच में हो। दोनों ही केसों में इमेज जो बनती है, वो आपकी कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट बनती है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो बेस्ड होते हैं कहां पर? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर मिरर फॉर्मूला क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, मिरर फॉर्मूला।
बच्चे हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट यानी कि न्यूमेरिकल वेटेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वेटेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो इस क्लास में आपको कंप्लीट समरी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस क्लास के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इस चैप्टर के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? ये एक इक्वेशन है जो हमें रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर की फोकस और इमेज डिस्टेंस के बीच में, कि इन तीनों के बीच में कौन सा कनेक्शन है, कौन सा बॉन्ड है। तो यहाँ पर सॉरी बॉन्ड नहीं, बॉन्ड केमिस्ट्री वाले ध्यान नहीं देंगे, कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ बराबर होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में इमेज डिस्टेंस के 1/f अपॉन 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्लियर होगी बात? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। u रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड v रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इमेज डिस्टेंस। क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। आगे बढ़ा जाए। अब समझते हैं कि कब आप फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लोगे, कब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पॉजिटिव में लोगे। हालांकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसी भी केस में पॉजिटिव नहीं ली जाती है। इमेज की डिस्टेंस अगर पॉजिटिव में आ रहा है, डिस्टेंस इमेज का, तो वो इमेज का नेचर क्या है। इस तरीके से काफी घुमाव वाले सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर का दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक साइन कन्वेंशन को समझना होगा, कि कब हमें वैल्यू प्लस में लेनी होगी और कब हमें वैल्यू माइनस में यानी नेगेटिव लेनी होती है। तो बच्चे हेडिंग डाल लीजिए साइन कन्वेंशन। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस कंसेप्ट में कि अगर आप 2 बार सिर्फ साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस न्यूमेरिकली कर लें, मैं गारंटी दे रहा हूं कभी भी आप साइन में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे टीचर्स यानी मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरीके से सिखाया था, वो टेक्निक आज मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, टूटी फूटी है, तो डोंट माइंड प्लीज। हमारा कंसेप्ट साइंस का है तो हम इंग्लिश पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखो हमें कुछ टॉपिक्स चाहिए होते हैं, यानी कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है। तो वो कौन कौन सी है पहले मैं वो समझा देता हूं। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में साइंस समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u। दूसरा इमेज डिस्टेंस यानी कि v। तीसरा है बेटा फोकल लेंथ यानी कि h। चौथा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ho। इसके बाद आता है हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या? मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल। अब देखो ये सारी चीजें तो हम पहले भी समझ चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हाइट का क्या रेशियो है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, इमेज कितने गुना बड़ी या कितने गुना छोटी बन रही है, ये एक न्यूमेरिकल या रेशियो वाली वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो हमें इन सबके साइन कन्वेंशन को समझना है फॉर बोथ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें इन दोनों मिरर के लिए ये 6 पॉइंट्स को समझना है कि इनका साइन मैं कब पॉजिटिव लूंगा और कब इनके साइन को नेगेटिव लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम ये सारी की सारी वैल्यूज लिख लेंगे कि कब हमें वैल्यू कैसे लेंगे। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचे, ठीक है। उसके बाद एक फिर लाइन खींचे और खींचते रहे जब तक कि रिजल्ट ना बन जाए। तो यहां पर हमने लिख लिया है मिरर। यहां पर हमने किसको लिख लिया है बेटा? मिरर को। मिरर एक है कॉनकेव और दूसरा जी हमारे पास कॉन्वेक्स। दूसरा मिरर क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो सबसे पहले हमें समझना होगा जिस टर्म को, वो है फोकल लेंथ। तो मैं इसमें ऊपर एक और लाइन खींच दे रहा हूं,
यहां पर हमें समझेंगे, ये हो गए हमारे एफ रिप्रेजेंट फोकल लेंथ। इसके बाद बेटा आता है यू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद आता है बेटा वी रिप्रेजेंट इमेज डिस्टेंस। आफ्टर दैट एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। फिर आएगा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एट द एंड आता है आपका मैग्निफिकेशन। क्या आएगा बच्चे? मैग्निफिकेशन। अब देखो, हम इमेज के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इस विषय के बारे में समझ चुके हैं कि बेटा इमेज जो है वो दो तरीके की होती है। जो सच्चाई है यानी कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक रियल जो वास्तव में है, और एक वर्चुअल जो आपने दिमाग में बना लिया है, यानी कि बस मान लिया है कि जी होता होगा, जी हम तो पास कर जाएंगे, जी हम तो टॉप मारेंगे, बस बुद्धि में बना लिया है। लेकिन रियलिटी में तब रियल होगा बेटा जब ये पेन चलेगा, वरना भूल जाओगे तुम टॉपर क्या, तुम कुछ और छोड़ो, पास भी हो गए मतलब यार हर चीज। क्या सोचते हो, क्या दिमाग तुम चलाते हो गधो। अब देखो इमेज हमारी दो तरीके की है। एक है बेटा रियल इमेज, तो मैं रियल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से, और एक इमेज बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। दो तरीके की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो मैं सब में रियल और वर्चुअल के दो कॉलम बना देता हूँ। अभी समझाऊंगा इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। रियल वर्चुअल, यहां पर भी रियल और वर्चुअल, रियल वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन में भी बेटा आ जाएगा रियल और वर्चुअल। घबराने की कोई बात नहीं है, ट्रेन अपनी गति से चल रही है पढ़ाई की। अब देखो रियल इमेज की खासियत क्या है बेटा, प्रतिबिंब पर उतारी जाएगी। अब ये इमेज का क्या चक्कर है क्या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं। थोड़ा सा हमें एक कंसेप्ट को और समझना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज करके एक कंसेप्ट और समझा, पर आप इरेज मत करना। थोड़ा सा एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए, तब आपको ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैं मान के चलता हूं मेरा ये एक्सिस, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस के बारे में, जहां पर हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी बाद में अष्टक के नियम से जानते हैं। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर मैंने एक्स को पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स को नेगेटिव बताया है। इधर मैंने वाई को पॉजिटिव और इधर मैंने वाई को नेगेटिव बताया है। क्लियर होगी बात। अब देखो ये समझ लो, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रही है मिरर को। ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मिरर को। यहाँ पर बेटा क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा रियल साइड यानी इधर की साइड रखा जाएगा। अब होता क्या, अगर लाइट रे किसी भी चीज की लाइट रे इधर से टकरा के इधर ही आ रही है, तो वो चीज हमारे हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। और ऊपर की तरफ बन रही है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इधर ही बन रही है लेकिन नीचे बन रही है, तो आप हाइट को क्या लोगे? नेगेटिव। अब आ जाओ इधर, अगर कोई लाइट रे इधर जाके इधर इमेज बना रही है, तो वो इमेज अगर ऊपर बन रही है सीधी, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और हाइट भी पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टी बन रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेकिन हाइट क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो आइए समझते हैं। अब देखो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर, कैसे कहूँ, कहते रहो बड़ा अच्छा। अरे सॉरी। अब देखो यहाँ पर हमने सारी चीजों को बना लिया है। फिर से रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन में भी रियल एंड वर्चुअल। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो फटाफट से कन्वेंशन समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है कि ये दो टाइप की इमेज बनाता है, जो इमेज आपकी रियल भी होती है और इमेज आपकी वर्चुअल भी होती है। अब वर्चुअल कब बनेगी? जब पॉलिश के अपोजिट साइड जाएगी। मतलब यहाँ पर आपने मिरर इमेजिन करिए, यहाँ पर पॉलिश हो गया, इधर से लाइट आई और टकरा के वापस तो जा नहीं सकती, क्योंकि पॉलिश से टकरा के इधर या इधर फैल जाएगी। लेकिन उसकी एक डॉटेड लाइन इमेजिनरी पार्ट पीछे चला गया, लेकिन वो रियल में तो नहीं है, वो आभास है, वो केवल वर्चुअलिटी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं। अगर रियल में तो टकरा के वापस आएगी, तो मतलब रियल के लिए कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और वर्चुअल के लिए फोकल लेंथ
पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है, चाहे इमेज कैसी भी बनेगी, इमेज से घंटा फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। आप उसको हमेशा किसमें डालेंगे? नेगेटिव में। माइनस में बड़ा नेगेटिव है भाई, बहुत नेगेटिव चीज है ऑब्जेक्ट। और v की बात करें, रियल बन रही है तो इधर की साइड नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव बन रही है कब? जब रियल, यानी कि अगर आपका v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बेटा नेचर क्या होगा उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव आए, अगर इमेज की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब कॉनकेव मिरर में उसका नेचर क्या रहेगा? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। क्या नेचर रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। अगर रियल इमेज हमेशा उल्टी बन रही है तो बेटा इसकी हाइट किस में लोगे? नेगेटिव में लोगे। और अगर सीधी बन रही है तो भैया हाइट किस में लोगे? पॉजिटिव में। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है ना। आप शीशे के सामने उल्टे खड़े होते हैं क्या? नहीं ना, सीधे खड़े होते हैं। तो आपकी वैल्यू किस में आएगी बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू या फिर एच आई अपॉन में एच। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रियल पार्ट के लिए। तो रियल पार्ट के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज कैसी है? नेगेटिव, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और वर्चुअल के लिए बात करें तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब सेम कंसेप्ट आप कॉन्वेक्स में कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट कॉन्वेक्स कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, इसलिए रियल वाले सेक्शन को कैंसिल कर दीजिए। रियल वाले सेक्शन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसमें कुछ पार्ट नहीं है। ये कैसा होगा? पॉजिटिव, कोई पार्ट नहीं। नेगेटिव, कोई पार्ट नहीं आएगा क्योंकि रियल इमेज बनती नहीं है। और इसमें वर्चुअल में क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट है नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये रियल पार्ट है नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। रियल पार्ट है नहीं तो आंसर किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो फटाफट से, और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्लास विल बी ओवर एंड नेक्स्ट क्लास विल बी अपडेटेड एज सून एज पॉसिबल। चलिए नोट डाउन कर लिया? चलो बेटा अब क्वेश्चन की तैयारी कर लो। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब तैयारी हो रही है एग्जाम एक्सप्रेस की। मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ भी बोलते हैं, डोंट माइंड। चलो, तो थक गए हो क्या? थक गए हो? थक गए हो? नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय